नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर गुप्ता। आज मैं लखनऊ के बहुत ही फेमस मार्केट भूतनाथ मार्केट में आया हुआ हूँ और यहाँ पे आज मैं ज्वेलरी शोरूम में हूँ जो कि समृद्धि ज्वेलर्स के नाम से है, भूतनाथ में हरिओम कॉम्प्लेक्स में। आज हम यहाँ पे जानेंगे गोल्ड के बारे में। आज हमारे साथ में यहाँ के ऑनर मिस्टर चिंतन गुप्ता जी साथ में हैं। तो आज हम जानेंगे कि हॉलमार्क की कितनी कैटेगरी होती हैं, एक ज्वेलरी में क्या % सोना होता है। तो आइए चलते हैं मिस्टर चिंतन गुप्ता जी से और जानते हैं सोने की ज्वेलरी के बारे में। ज्वेलरी में 18 कैरेट, 22 कैरेट और अब जो है 14 कैरेट भी आने लगा है। मेन इसमें 22 कैरेट आता है जो कि अधिकतर जड़ाऊ आइटम या भारी आइटम में यूज़ होता है, लेकिन डेली यूज़ वाले आइटम या रफली यूज़ वाले आइटम आज भी 18 कैरेट में ही उपलब्ध होते हैं। बाकी पहनने के ऊपर है, जो जैसा यूज़ कर पाए ज्वेलरी का पहनने पे वो वैसा ले सकता है। 18 और 22 में अंतर ये होता है कि 18 कैरेट में आपकी 75% प्योरिटी होती है और 22 कैरेट में होती है 91.6%, जो कि अधिकतर आपको पहले ब्रांड में मिलता था, लेकिन अब वो हम लोगों के पास भी अवेलेबल होने लगा है। अब BIS ने हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है, जो कि पहले अनिवार्य नहीं था। इसलिए अब पूर्णतः लाइसेंस होना चाहिए शोरूम वाले के पास, जो भी अपना रिटेल का व्यापार कर रहा है या होलसेल का व्यापार कर रहा है। दूसरे इसमें 18 कैरेट भी ऑप्शन है, 22 कैरेट भी ऑप्शन है। हॉलमार्किंग में आपका 18 कैरेट की स्टैंप लगती है, उसकी प्योरिटी लिखी होती है 750। BIS की स्टैंप होती है, आपकी शॉप का लोगो होता है, जिससे कि कस्टमर को ये पता रहता है कि उसने कहाँ से सामान लिया है और कहाँ उसको आगे चलकर देने में दिक्कत नहीं होगी। 22 कैरेट में भी ऐसे ही 916 लिखा होता है, उसकी प्योरिटी 22 कैरेट लिखी होती है, हमारी शॉप का लोगो रहता है और BIS की स्टैंप रहती है। अब जब से BIS अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है हॉलमार्किंग, तो सभी व्यक्ति जितने भी दुकानदार हैं गोल्ड के, वो हॉलमार्क ज्वेलरी ही सेल कर पाएंगे। बगैर हॉलमार्क ज्वेलरी कहीं भी सेल नहीं होगी, ना कस्टमर के पास जाएगी, ना हमारे पास आएगी पीछे से होलसेलर से। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास अगर वापसी रिटर्न आता है आज से 4-5-6 साल बाद ज्वेलरी, तो हमें पता रहता है कि वो 18 कैरेट है या 22 कैरेट है। हम उसी हिसाब से उसका रिटर्न ले सकते हैं और कस्टमर को भी ये मालूम रहता है कि उसने क्या ख़रीदा है और किस चीज़ के पैसे दिए हैं। अगर उस पर 18 कैरेट लिखा हुआ है, 75% लिखा हुआ है, तो कस्टमर को 75% का ही पेमेंट करना होता है। कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता है, जैसे कि पहले होता था 22 या 24 लिखा जाता था, लेकिन सामान लगभग 18 या 20 कैरेट का होता था। अब उसमें हमें अनिवार्य रूप से ये लिखना है उसकी प्योरिटी क्या है और उसका बिल क्या है, उसमें कितना सोना है और कितना उसमें अदर मेटल है। अब आते हैं हम लोग कि इसमें मेकिंग चार्जेस कैसे निकाला जाए, या मेकिंग चार्जेस सब जगह अलग अलग वेरीफाई होता है। वो कस्टमर अधिकतर कहता है कि वहाँ मेकिंग चार्जेस इतना है, आपके यहाँ इतना है, तनिष्क में इतना है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम लोगों का तो ये कहना है कि हमारा बेसिकली ये मानना है कि जैसे गवर्नमेंट ने BIS अनिवार्य कर दिया है, वैसे ही एक मेकिंग चार्जेस का भी सिस्टम बना दे कि हमें इतने % मेकिंग चार्जेस लेना है, चाहे 15%, चाहे 10%, चाहे 12%, ताकि कस्टमर को भी मालूम रहे कि इतना ही मेकिंग चार्ज कोई भी ज्वेलर्स ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नियम इसमें नहीं आया है। गोल्ड के रेट का बहुत अंतर रहता है सभी जगह। कोई नेट पे देख के आता है, कोई किसी शॉप पे पूछता है, कोई ब्रांड में देख के आता है, सबका अलग अलग वेरीफाई करता है। बेसिकली कस्टमर जो है गोल्ड रेट नेट पे देख के आता है, जो 18 कैरेट का रेट होता है, लेकिन 18 कैरेट के और हमसे कहता है कस्टमर कि हमें वही रेट चाहिए जो नेट पे लिखा हुआ है, लेकिन उसमें 18 कैरेट के अलावा और भी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि बनाने वाला, फिर होलसेलर, फिर हम सब लोग।
तो उसमें 18 कैरेट के रेट के बाद में जो मेकिंग जोड़ता है या जो अदर कॉस्ट हमारी आती है, लागत आती है, उसका जोड़ने के बाद में दाम होना चाहिए और हम लोग वैसे ही निकालते हैं। कस्टमर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि नेट पे भाव आ रहा है 38,000 रुपये या 35,000 रुपये, तो आप 35,000 में ज्वेलरी दीजिए। लेकिन नेट पे गोल्ड का भाव आ रहा है, गोल्ड ज्वेलरी का भाव नहीं आता है। आप गोल्ड ज्वेलरी का भाव नेट पे आना चाहिए, जो कि किसी भी साइट्स पे नहीं होता है। अगर आप ब्रांड की साइट पे जाएंगे जैसे तनिष्क, कल्याण या कोई भी, तो वहाँ पे आपको वेट मिलता है, अमाउंट मिलता है। आप उसको सिंपली कैलकुलेट करके उसका रेट निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ खाली गोल्ड का रेट होता है, ज्वेलरी का रेट नहीं होता है। और जब आप ज्वेलरी या ऑर्नामेंट लेते हैं तो उसमें मेकिंग के साथ साथ होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, कारीगर, सबका लेबर वेस्टेज या मेकिंग कुछ भी कह लीजिए, वो ऐड होती है। उसके बाद में ही रेट उसका कैलकुलेट होता है। अब रही बात बिल, बहुत से लोग ज्वेलर्स ऐसे हैं जो बिल नहीं देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कस्टमर को सबसे बिल लेना चाहिए। बहुत से ज्वेलर्स कहते हैं कस्टमर बिल जीएसटी नहीं देता है इसलिए बिल नहीं लेना चाहता है, लेकिन कस्टमर को भी चाहिए कि वो जीएसटी पे करे ताकि हम लोग भी पीछे जीएसटी पे कर सकें। और बिल कस्टमर ले सभी से, चाहे छोटा सामान हो चाहे बड़ा सामान हो, उसको पेमेंट जीएसटी का करना पड़ता है और करना चाहिए। बहुत ही नॉमिनल जीएसटी है 3%। हमारे ख्याल से सबसे कम जीएसटी जितने भी गुड्स हैं उसमें सोने पे ही सबसे कम है 3%। कस्टमर को पे करना चाहिए और उसको बिल लेना चाहिए। रही बात हॉलमार्किंग में 2 ग्राम से ऊपर के ऑर्नामेंट पे हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई है। 2 ग्राम से कम के ऑर्नामेंट पे हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग 2 ग्राम से कम आइटम पे भी हॉलमार्किंग लगवाएं और हॉलमार्किंग के चार्जेस जो भी हैं वो कस्टमर पे करे हमें, जो हम ऊपर पे करके आ रहे हैं। सोने में अधिकतर 18 या 22 ही चलता है, बाकी जड़ाऊ में या डायमंड की ज्वेलरी में 14 कैरेट भी शुरू हो गया है। अब तनिष्क वगैरह में भी 14 कैरेट भी मिलता है, 18 कैरेट भी मिलता है, 22 भी मिलता है। हम लोगों के यहाँ भी अधिकतर 18 कैरेट ही अवेलेबल होता है, लेकिन अब हम लोग 22 कैरेट भी प्रेफर करने लगे हैं। डायमंड में अधिकतर 14 कैरेट या 18 कैरेट ही मोस्टली यूज़ होता है, क्योंकि उसमें जड़ाऊ का काम होता है, उसमें सेटिंग हो नहीं पाती है 22 कैरेट में। 22 कैरेट सोना अच्छा होता है, प्योरिटी अच्छी होती है, लेकिन उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, वो मुलायम बहुत होता है, वो आप रफली यूज़ नहीं कर सकते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि आप अगर तनिष्क या ब्रांड में जाते हैं तो वहाँ आपको हैवी आइटम मिलता है। सपोज़ आपको रिंग लेनी है तो रिंग वहाँ आपको 3 या 4 ग्राम से स्टार्ट होती है, जो कि 18 कैरेट में स्टार्ट हो जाती है 1 ग्राम 1.5 ग्राम से। इसमें बहुत बजट का फ़र्क पड़ जाता है, जो कि आम पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। पब्लिक इसको अफोर्ड बहुत मुश्किल से कर पा रही है क्योंकि रेट बहुत हाई है। दूसरे, इस समय कोरोना महामारी भी चल रही है, जिस वजह से आदमी का प्रेफरेंस और चीज़ों पे है बजाय सोने या ऑर्नामेंट के। अब जैसे कि गवर्नमेंट की पहल पे BIS अनिवार्य हो गया है, ये हम लोगों के लिए अच्छा है। आगे चल के हम लोग भी कस्टमर को सही चीज़ बताएंगे और कस्टमर से वापसी भी सही सामान मिलेगा, जिससे कि हमें भी नुकसान नहीं होगा। जैसे कि पेपर वगैरह में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि इसमें सोना नकली और इसकी पहचान कैसे होगी कि सोना असली है या क्या है, तो इसके बारे में हमारे व्यूवर को थोड़ा बताइए कि सोने को हम कैसे पहचान सकते हैं, या ज्वेलरी में या कैसे में आजकल बहुत से नकली भी चल रहा है, बहुत सा हमने पेपर में पढ़ा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारी जानकारी दें। कस्टमर जो है वो BIS की स्टैम्प देख के उसकी प्योरिटी का पता लगा सकता है। अदरवाइज़ पता लगाने का तरीका कोई नहीं है। पता लगाने के लिए आपको सामान को मेल्ट करना पड़ेगा। सपोज़ सामान एक कस्टमर रिंग लेके गया हमसे, अब वो एक अंगूठी लेके गया, वो मेल्ट तो करेगा नहीं उसको, तो उसकी प्योरिटी उसे कैसे पता लगेगी? उसके लिए BIS की स्टैम्प है, उसकी प्योरिटी लिखी है, जिससे कि आदमी जान सकता है कि उसने क्या सामान परचेज़ किया है।
और उसकी प्योरिटी क्या है। इसीलिए अब जो है BIS अनिवार्य किया गया और हम सबको लगाना आवश्यक है, जो कि पिछले 4-5 साल से ज़्यादा से चल रहा है, लेकिन बहुत से इंटीरियर में आज भी नहीं चल पा रहा है। लेकिन शहर में या भूतनाथ पे या अच्छी मार्केट में BIS प्रेफर है और आदमी स्टैंप लगा के देता है, जो भी दुकानदार है, ताकि कस्टमर को हमारे ये रहे कि हमने क्या सामान लिया है। सोने की जगह हमने कुछ और तो नहीं ले लिया है, पेमेंट सोने का किया या कुछ और सामान ले लिया। इसलिए BIS सबसे अच्छी चीज़ है पहचान करने की। तो ये जो BIS आप बता रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, और ये क्या नकली मोहर भी इसमें लग सकती है क्या? ये जो जैसे ज्वेलर्स हैं वो अपनी नकली स्टैंप लगा के बेच दें नकली सोने में, तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? BIS की फुल फॉर्म द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जो कि हर चीज़ पे BIS लगता है। सोने में BIS के अंतर्गत हम लोग हॉलमार्किंग कहते हैं, जो कि गोल्ड ज्वेलरी पे लगती है। रही बात कि कोई स्टैंप गलत तो नहीं लगा रहा है, गलत स्टैंप इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि अब लाइसेंस होता है हॉलमार्क सेंटर का, जो कि गवर्नमेंट देती है। उसका हर साल रिन्यूअल होता है। गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन के अनुसार उनका एसेस करती है हर साल समय समय पे। तो जो सेंटर अपनी स्टैंप लगाते हैं, कोई भी सेंटर अपनी स्टैंप गलत नहीं लगाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो उसने गवर्नमेंट के साथ में टाई अप किया हुआ है। उसका लाइसेंस ख़त्म हो सकता है, उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है, बहुत सारी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर वो गलत स्टैंप लगाएगा। इसलिए गलत स्टैंप लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो भी हॉलमार्क सेंटर है वो अगर 75% प्लस है, 76% का ऑर्नामेंट है, तभी उस पर हॉलमार्क 18 कैरेट लगेगा, या 92% है तभी उस पर 22 कैरेट हॉलमार्क लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। तो हमारे व्यूवर के लिए आपके वहाँ शोरूम से क्या फैसिलिटीज़ हैं, थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी आजकल हम देखते हैं कि जब भी कोई शॉपिंग करने जाते हैं या कहीं पे परचेज़ करने जाते हैं, गोल्ड ख़रीदने जाते हैं, तो हम लोगों में थोड़ी सी एक टेंडेंसी है बार्गेनिंग की, तो वो थोड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों के खून में वो रहता है बार्गेनिंग करना। तो वो बताइए हमारे व्यूवर के लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं, क्या स्कीम हैं जिससे हमारे व्यूवर को फ़ायदा हो सकता है? हम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं कस्टमर को, जो कि ब्रांडेड में शायद नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि कोई सामान अगर कस्टमर हमसे ले गया है, कुछ एक्सचेंज करना है, कोई कुछ करना है, तो हम अपने लेवल से उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, जो कि ब्रांडेड में संभव नहीं होता है। अगर आज कोई हमसे सामान ले गया है, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद वो हमसे कहता है भैया ये सामान पसंद नहीं आया, हम इसके बदले में कोई और डिज़ाइन देख लें, तो हम कहते हैं कि आप चेंज कर लीजिए। उस पर विदाउट एनी चार्जेस या कोई डिडक्शन के हम लोग उसे चेंज कर देते हैं। शायद ब्रांडेड में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे एक सेल्स इनवॉइस कट गया, उसके बाद में आप उस चीज़ को परचेज ही करोगे वापस, अगर करनी है तो दुकानदार को या ब्रांड को वो परचेज ही दिखानी पड़ेगी दोबारा। हम लोग उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, उसमें कोई भी कॉस्ट या कोई भी अदर चार्जेस कस्टमर को नहीं देना पड़ता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि लोगों के पास पुराना सोना होता है या कुछ होता है, तो हम लोग अपने व्यवहार में उस कस्टमर से ले लेते हैं। कभी कस्टमर कहता है कि ये बहुत पुराना है, अगर 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, तो 24 कैरेट तो हम लोग भी जानते हैं कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब भी ऑर्नामेंट बनेगा वो 23 में बनेगा, 22 में बनेगा, 18 में बनेगा। लेकिन हमें कस्टमर की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो हमारा रेगुलर कस्टमर है, वो हमारे पे विश्वास करके हमारे पास आया है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। उसका सामान कभी कभी हम लोग ज़्यादा प्योरिटी से ले लेते हैं। अगर उसकी प्योरिटी मान लीजिए 75 है, तो हम लोग 80% में ले लेते हैं उसका सामान, क्योंकि वो हमारा रेगुलर कस्टमर है। ब्रांड में आपको ये सब चीज़ें शायद ना मिल पाएँ, वहाँ आपकी जितनी प्योरिटी होगी उतना ही मिलेगा। एक्सचेंज की बात हो गई, ब्रांड की बात हो गई, क्रेडिट की बात हो गई। बहुत सारे कस्टमर रेगुलर में ऐसे हो जाते हैं जिनके पास कभी कुछ कम हो गया या बजट कुछ 19-20 हो गया,
तो वो हमसे ले जाता है, हम उसको बगैर किसी फॉर्मेलिटीज़ के या पेपर वर्क के क्रेडिट दे देते हैं। ब्रांड में शायद ये नहीं हो पाता है कि आप वहाँ जाते हैं, अगर बजट कुछ 19-20 हो जाता है, चाहे आप उनके 10 साल पुराने कस्टमर हो, लेकिन वहाँ पे आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। अच्छा, इसमें जो मेकिंग का सिस्टम है, हमने देखा है कि कहीं ज्वेलरी शॉप पे अलग मेकिंग है, सोने पे किसी दुकान पे अलग है, तो ये हर दुकानों पे अलग अलग मेकिंग का क्या है, कि क्या राज है कि सब जगह अलग अलग है? एक क्यों नहीं है मेकिंग? क्योंकि हर जगह हमने देखा है, चाहे ब्रांडेड में देखा है चाहे वैसे देखा है, उसमें सब जगह मेकिंग अलग अलग है, तो ऐसा क्यों है? मेकिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी मेकिंग होनी चाहिए। हमने पहले भी आपको बताया है कि मेकिंग तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक डिसाइड कर दें कि 15% मेकिंग लेना है या 10% लेना है या 12%, तो उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अब जैसे कि कोई सामान हमारे पास राजकोट से आ रहा है, कोई सामान कलकत्ता से आ रहा है, कोई सामान हमारे पास साउथ इंडिया से आ रहा है, कोयम्बटूर से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, आजकल बाहर से भी सामान आता है, जैसे दुबई की ज्वेलरी चल रही है, कुछ है। तो इन सब चीज़ों में रेट तो गोल्ड का सेम रहता है, 18 कैरेट का जो भी रेट है, 35,000, 36,000, 38,000 जो भी है, लेकिन इसकी सामान की आने की जो प्रक्रिया है हम तक मैन्युफैक्चरर से लेके, वो डिफ़र हो जाती है। जैसे जो सामान दिल्ली वाले बनाते हैं, दिल्ली का होता है या मेरठ का होता है, वो हमारे पास सीधे एक मध्यस्थ के द्वारा आ जाता है। जो सामान राजकोट बॉम्बे का होता है, उसमें हमारे और मैन्युफैक्चरर के बीच में 2 लोग हो जाते हैं। जो सामान कोयम्बटूर से आ रहा है या जो सामान दुबई से आ रहा है, उसमें हमारे और मैन्युफैक्चरर के बीच में 4 से 5 लोग हो जाते हैं, तो वो लागत डिफ़र हो जाती है। दिल्ली वाले सामान की लागत कम है, जो कोयम्बटूर से सामान आ रहा है उसकी लागत ज़्यादा हो जाती है। वही मेकिंग का डिफरेंस हो जाता है। किसी में मेकिंग 10% पड़ रही, किसी में 5% पड़ रही, कोई सामान बाहर से आ रहा है उसमें 15% मेकिंग पड़ रही है। ये फ़र्क हो जाता है मेकिंग का। कस्टमर को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो है हम सामान क्या ले रहे हैं और उसकी मेकिंग क्या होनी चाहिए। थोड़ा सा ये बताइए कि जो हमारे व्यूवर हैं वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से क्या ज्वेलरी ले सकते हैं, या सॉलिड ज्वेलरी आती, सॉलिड आता है बिस्किट टाइप का, तो आप कौन सी चीज़ प्रेफर करना करते हैं हमारे व्यूवर को, कि वो ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लें या सॉलिड बिस्किट टाइप का है वो लें? इन्वेस्टमेंट का पर्पस तो ये है कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आप सॉलिड गोल्ड ले ही नहीं सकते हो। सॉलिड गोल्ड अगर आपको लेना है तो आप कॉइन या बार के रूप में ही ले सकते हैं, क्योंकि जो बुलियन का सिस्टम है वो आपको खाली बार में ही मिलता है या कॉइन में मिलता है। हम लोगों के पास भी होते हैं, MMTC के भी होते हैं, गवर्नमेंट के, तनिष्क के होते हैं, बैंकों ने कॉइन निकाले थे, अब बंद कर दिए हैं। या तो इन्वेस्टमेंट में आप कॉइन लीजिए या बार लीजिए, अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट में ज्वेलरी आप ले सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट के रूप में आजकल सर्वजेन बॉन्ड चल रहे हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड आए हैं गवर्नमेंट के, वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आप ले सकते हैं। अब इसमें तीनों में अलग अलग है फ़ायदे नुकसान। अगर आप ज्वेलरी लेते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो आपको जब आप रिटर्न करते हैं या बेचते हैं तो आपका 20 से 25% लॉस होता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि आप ज्वेलरी को यूज़ कर सकते हैं। भाई आपने आज सपोज़ किया ज्वेलरी ली, 5 साल बाद आपने उसको रिटर्न किया एज ए इन्वेस्टमेंट, आपको माना 20% लॉस हो रहा है, लेकिन आपने 20% की बजाय उसको यूज़ भी तो किया ज्वेलरी को, तो ऐसे आप 20% का लॉस ऐसे आप रेंट समझ के बियर कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है कि आप ज्वेलरी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद रिटर्न हो रहा है। बार या कॉइन में क्या है, आप कॉइन या बार में भी जब लेते हैं तो मेकिंग दे रहे हैं, वापसी में आपकी मेकिंग कट जाती है, खाली गोल्ड का रेट मिलेगा, लेकिन आप बार को या कॉइन को यूज़ नहीं कर पाओगे, वो आपका रखा रहेगा। जैसे ज्वेलरी आप यूज़ कर रहे हो, बार या कॉइन आपका रखा रहेगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। 100% है, मानते हैं, मेकिंग आप दे रहे हो जो भी पड़ रही है, लेकिन यूज़ कोई नहीं है, वो आपका रखा रहेगा। ज्वेलरी आप यूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़ बॉन्ड आ गए जो गवर्नमेंट के हैं, बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड बहुत ही मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें आप बहुत छोटा अमाउंट भी लगा सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ आजकल बॉन्ड है, या जो बच्चे हैं वो बॉन्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं,
तो बॉन्ड भी अच्छी चीज़ है, लेकिन बॉन्ड में भी ये बाउंडेशन है, जैसे जैसे शेयर मार्केट चलती है वैसे ही बॉन्ड भी चलेंगे। उसमें आपका लॉकिंग पीरियड है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी आप उसको एज ए टाइम सेल नहीं कर सकते हैं। सपोज आज आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड ले लिया, गोल्ड में इन्वेस्ट हो गया, 4 साल बाद आपको एकदम से ज़रूरत पड़ी रुपए की, लेकिन गवर्नमेंट का बॉन्ड है कि आप 7 या 8 साल बाद ही उसको कैश करा सकते हैं, तो आप बीच में नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आप सपोज़ आपने बीच में तोड़ा भी, तो गवर्नमेंट आपको हाथ के हाथ पैसा आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है। पैसा आपके अकाउंट में आएगा, 2 दिन लगे, 1 दिन लगे, जो भी सिस्टम हो। आप आज कैश कराओगे, जब तक मार्केट चल रही है, ओपन है 5 बजे तक या 3 बजे तक, उतने समय में ही आपको करना है, उसके बाद में आप नहीं कर सकते हो। पैसा आपको कैश नहीं मिलता है एट ए टाइम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी प्रोसेस है लगता है। हम लोग यहाँ आज आपके पास सपोज़ परिवार में कोई बीमारी हो गई या कुछ हो गया, सपोज़ अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप कहाँ से लाओगे पैसा? पुराने समय में गोल्ड इसीलिए इन्वेस्टमेंट के रूप में रहता था फिजिकली, कि अगर आपको एंड टाइम पे ज़रूरत है एट ए टाइम, तो आप कहीं भी जाके उसको विद इन आवर या विद इन हाफ एन आवर उसको कैश करा सकते हो। तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान हैं, ये तो कस्टमर को सोचना है कि वो क्या लेता है। हमारे ख्याल से ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है, क्योंकि वो आप यूज़ भी करेंगे और जब आप रिटर्न करेंगे तो 20% लॉस होता है, मानते हैं, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने इतनी अच्छी जानकारी ली है गोल्ड के बारे में हमारे चिंतन गुप्ता जी से। अगर आपको इन्वेस्ट करना है गोल्ड में तो आप ज्वेलरी लीजिए, ये हमारे चिंतन गुप्ता जी का कहना है कि आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, और कभी जब आपको कभी इनकेस भगवान ना करे ऐसी कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन जब आप करें तो आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं, और एट ए टाइम कभी भी किसी भी टाइम पे आप कैश कर सकते हैं, वो आपकी एक तरीके से पैसा। अगर आपको कोई सामान की ज़रूरत है तो आप भूतनाथ में समृद्धि ज्वेलर्स है हरिओम कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे आके आप इनसे सामान ले सकते हैं। पूरी गारंटी रहेगी इनकी, पूरी सिक्योरिटी रहेगी हर चीज़ की, और आपको प्योर सामान आपको मिलेगा। इतनी अच्छी जानकारी गोल्ड के बारे में मिस्टर चिंतन गुप्ता जी से, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और उन सबसे कहिए कि वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे हमारे ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग और जानकारी वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।